ये या नहीं जा रही, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है जी। अगर कोई कबूतरबाज ही गया है तो किसी भी हालत में लड़की को नहीं ले जा सकता जी। वो खुद ही इलीगल इमिग्रेंट है, वो वहां पे काम नहीं कर सकता है, विजिटर वीजा पे गया है, वहां जाके गायब हो गया है तो भी वो काम नहीं कर सकता है जी। तो इसलिए ये सब जानकारी आपको शादी से पहले लेनी चाहिए, ना कि शादी के बाद जी। तो चलिए, ये तो बात जिस तरह से सोनी जी कह रहे हैं कि वीजा की जो बात है सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़की की शादी किसी लड़के से तय करते हैं, उससे अगर आप वीजा पेपर्स मांगेंगे तो शायद अगर वो लड़का सच्चा है तो बहुत जल्द वो पेपर सामने ला देगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वीजा आपकी लड़की, आपकी बिटिया विदेश जा भी सकेगी या नहीं। सोनी जी, ये तो बात रही वीजा की, लेकिन मान लीजिए कि वीजा की बात भी ठीक है, लड़का वहां ले भी जा सकता, वर्क परमिट है उसके पास या फिर इमिग्रेशन वीजा है, वहां पर किस तरह की जानकारियां जुटाई जा सकती हैं? जैसे आपने सोशल सिक्योरिटी नंबर बोला है, इसके तहत क्या क्या जानकारी होती है जो लड़के के बारे में प्राप्त की जा सकती है? देखिए, मेरे को बहुत बारीकी से इसकी जानकारी नहीं है जी, पर जहां तक मुझे पता लगा है, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर में आपकी अधिकतर जानकारियां होती हैं। आप कहां काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या इनकम सोर्स है, आपने कितना इनकम टैक्स वहां पे जमा कराया है, आपकी शादी हुई है या नहीं जी। तो ये सब जानकारियां उसके अंदर रहती हैं जी। आप अगर अपना पासपोर्ट भी देखते हैं, उस पर आपका स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, ये सब लिखा रहता है जी। तो ये सब जो है, ये एक प्राइमा फेसी आपको पता लग जाता है कि आप जहां जा रहे हैं वो वास्तव में ठीक भी है या नहीं जी। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी एनआरआई होता है जी। तो एनआरआई के थ्रू वहां पे जांच पड़ताल कराई जा सकती है जी। जिस कंपनी में लड़का काम करता है उस कंपनी के थ्रू जानकारी ली जा सकती है जी। तो ये सब जानकारी लेना एक माँ बाप का कर्तव्य है जी, क्योंकि वो अपनी लड़की किसी को सौंप रहे हैं जी, शादी के माध्यम से जी। और वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी लड़की सुखी रहनी चाहिए जी, बिल्कुल। पर उसमें आप अपने कर्तव्य निर्वहन तो कीजिए जी, तभी तो आपकी लड़की सुखी रह पाएगी। चलिए, ये तो माँ बाप का कर्तव्य है। मीनू जी हमारे साथ है। मीनू जी, एक आपसे बात करेंगे। सोनी जी, मीनू जी, एक भावनात्मक पक्ष इसमें सामने आ रहा है, वो ये कि शादी टूटती है, रिश्तों में दरार पड़ती है, लेकिन वो दरार कहां पड़ती है? कैसे एक एनआरआई दूल्हे और देसी दुल्हन की जो शादी है उसे टूटने से बचाया जा सकता है? क्या वजह है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं? एनआरआई बंदे से शादी करने का मतलब है अपने आप को जेल में डालना, क्योंकि जब तक उसकी वेरिफिकेशन सही तरीके से, सही मायनों से नहीं हो पाती है तो तब तक आपके लिए वो एक जेल ही है। मैं सोनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि मतलब एक लड़की क्या वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की भाषा को क्या समझ पाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देसी दुल्हन और एनआरआई दूल्हे के बीच में जो शादी है, टूटने से उसे किस तरह से बचाया जा सकता है? मीनू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। उस लड़की की भावनाएं जब वो टूट जाती है और सब ऐसा फील करती है कि भाई मुझे इस जेल में लाके कैद कर दिया है, और मतलब उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो वो मतलब कि ये सोचती है कि मैं क्यों ना कानून की मदद मांगूं। जब वो 498A का केस वो दर्ज करवा देती है लड़की जी। तो मैं मानती हूँ कि इसमें लड़के ही गलत नहीं हैं, इसमें कुछ हद तक लड़कियां भी गलत हैं। 498 DV, चाइल्ड कस्टडी, डिवोर्स, इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग कर अगर आपको लगता है कि आपकी शादी बच जाएगी तो वो तो कतई नहीं बचेगी। वो तो टूटी हुई शादी जो दरार है वो और गहरी ही होगी। कायदा कानून में जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। था आपका, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से एनआरआई दुल्हन और देसी दुल्हनों के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा की हमारे जो मेहमान है इनके साथ, और ये निकलकर सामने आ रहा है कि सबसे पहले लड़की के घर वालों को तहकीकात जरूर करनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विदेश में अगर लड़का रहता है तब भी, अगर उसके घर वाले यहां पर हैं तब भी, जी हाँ। और साथ ही कानून हर मर्ज का इलाज नहीं है, जैसा कि हमने बात की कि कठोर कानून लगा दिए जाते हैं और उसकी वजह से रिश्ते बनने की बजाय बिगड़ जाते हैं। आप जानना चाहेंगे सोनी जी, पंजाब में तकरीबन 10,000 ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अकेली रह रही हैं, उनकी कोई भी हालत एक तरफा नहीं है। तो ऐसे में इन लड़कियों के लिए कोई अधिकार की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनने चाहिए? सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये 10,000 का डेटा आपको कहां से मिला? जी, 10,000 का डेटा आपको मिला होगा NCW से जी। एनआरआई सेल्स भी पंजाब में ना जाने कितने, बहुत सारे हैं जी। हमने एक RTI डाली थी जी, जो कि मैं कागज लेके आया हूं, क्योंकि मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में देखा था कि 10,000 ऐसे औरतें हैं। हमने एक RTI डाली थी जी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को जी। ये मैं उसके कागज लेके आया हूं जी। उनके हिसाब से 2006 में 23 कंप्लेंट्स हैं, 2007 में 20 कंप्लेंट्स हैं और 2008 में 42 कंप्लेंट्स हैं जी। यानी कि ये जो कंप्लेंट्स है ये नेशनल जी हाँ, ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डेटा है जी। उनके पास अभी तक सिर्फ 2008 तक का डेटा अवेलेबल है जी। ऐसे में ये 10,000 का फिगर कहां से आ जाता है जी। और दूसरी बात, इन 10,000 के 10,000 केसेस में
दहेज मांगा जाता है। यह कैसे संभव है? एनआरआई की नेटवर्थ, 2 करोड़ एनआरआई की नेटवर्थ, आरबीआई का डेटा है, इज मोर देन द जीडीपी ऑफ द इंटायर कंट्री। जी, ऐसे एनआरआई को इस जगहों पर दहेज मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी है? और दहेज में गाड़ी मांगना, जगह मांगना, सामान मांगना, जो कि वो ले भी नहीं जा सकते। जी, अगर कोई कहे कि कैश मांगा गया तो शायद मुझे उस पर विश्वास भी हो। जहां पूरी फैमिली बाहर रहती है, वो गाड़ी लेके क्या करेंगे? जी, अगर इसमें यानी कि आप मानते हैं कि कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलिए मान लीजिए 20, 22 और 42 का आंकड़ा 2008 तक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी लड़कियों के लिए कोई कठोर कानून नहीं होना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए? मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको रोकता हूं, पहले आपको एक और बात बताता हूं कि आप हमारे पास जो डेटा है, मैक्सिमम डेटा आया है, आज तक 152 केस ऐसे हैं जो कि शब्द मीडिया ने यूज किए हैं ब्राइड डंपिंग के। जी, पर 700 केसेस ऐसे हैं जो कि ब्राइड वैनिशिंग के हैं। जी, जिसका मतलब यह है कि लड़की यहां से गई, वहां पे गायब हो गई, जी, शादी करके गई। बहुत सी शादियां इस देश में ऐसी भी होती हैं जिसमें लड़की वालों का शादी करने का मकसद ही यही होता है कि वो जाके वहां की परमानेंट सिटीजन बन जाए, उसके बाद अपने भाई को बुला ले, पिता को बुला ले। जी, 4 स्टेट्स, खासतौर पर पंजाब, दोआबा रीजन, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, इन 4 स्टेट में ऐसा क्रेज है विदेश जाके बसने का, जी, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जी, यानी कि यहाँ पर सपने दूसरे तरीके के आ जाते हैं, अपने लिए नहीं, परिवारों के लिए सपने दूसरे तरीके के हैं। जी, और ये केसेस वो नहीं है जिसमें कि लड़की को यहाँ छोड़ के चले गए हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास डेटा है, एनसीडब्ल्यू का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड इंडियन अफेयर्स का डेटा है, जी, जो कि कहीं भी इतनी 10,000, 20,000, 6,000 जो कि मीडिया में बयान आते हैं, इस तरह की कहीं बात नहीं होती है। जी, अब मैं कहूं कि ये सारे के सारे केस झूठे हैं, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कुछ केसेस बिल्कुल हुए होंगे, चाहे वो कबूतरबाजों के हो, चाहे वो लालची लोगों के हो, जो वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है। सोनी जी, जो आपने 700 केस बताए हैं जहां पर लड़कियां जाकर विदेशों में आज नहीं मिल रही हैं, उनका क्या असल में क्या डाटा क्या है, क्या चक्कर है वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी कोई झगड़ा